हम लोग कह रहे थे फिजिक्स क्लास 11 और उसमें चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल चला रहे थे, न्यूमेरिकल चल रहा था। तो ये न्यूमेरिकल जो है हमने इसके बाद का लिखा है, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, क्या दे रखा? अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 millimeter consisting of a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter stretches under a load by 0.7 mm. Calculate the load given. ये YC है, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर 1.1 10 to the 11 पास्कल है और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील 2 into 10 by 11 पास्कल है ये। ठीक, क्या सवाल दे रखा है, मैं इसको जो सा फिगर बना के बताता हूँ कि दो वायर है, दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, उन पे एक लोड लगाया गया। ठीक, जब लोड लगाते हैं तो जो लेंथ, टोटल लेंथ बढ़ता है वो 0.7 mm लेंथ बढ़ जाता है। टोटल लेंथ दोनों मिलाकर, स्टील का भी और कॉपर का भी, दोनों मिला के, स्टील का और कॉपर का दोनों मिला के जो टोटल एलोंगेशन होता है वो 0.7 है। वैसे जो हमारा ये जो स्टील वायर है इसका लेंथ जो दे रखा है, जो कॉपर वायर है इसका लेंथ दे रखा 2.2 मीटर और स्टील वायर का जो लेंथ दे रखा है ओरिजिनल लेंथ वो 1.6 मीटर है। उनका जो डायमीटर दे रखा है वो 3 mm का दे रखा है। यंग मॉडुलस भी दे रखा दोनों का। तो हमें लोड बताना है, कितना लोड लगाया जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग फिगर से समझाते हैं, थोड़ा फिगर बताते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा कॉपर वायर है और इसका जो लेंथ है 2.2 मीटर है ये। ठीक, ये कॉपर वायर हो गया। यहाँ पे जो है इसके साथ एक दूसरा जो है ये हमारा स्टील वायर लगा दिया, स्टील वायर को लगा दिया, स्टील वायर लगा दिया। इसका लेंथ जो है ये कॉपर का LC कर लो और ये स्टील का LS कर लो, ये 1.6 मीटर है। ठीक, ये दो इस तरह से वायर है। अब इनके साथ जो है ना एक मास को अटैच करके ये लोड लगा दिया गया है, ये लोड लगाया है। लोड जो है ना M into G है। ठीक, M into G वेट होता है उसका, लोड को बोलते हैं हम लोग M into G। तो कितना वेट लग रहा है या कितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये भी कह सकते हैं। तो ये कितना लोड होगा अगर इनको लटकाने के बाद, क्या देख रहे हैं कि इसमें जो टोटल एलोंगेशन, इसमें दोनों मिलाकर यहाँ जो एलोंगेशन आ रहा है ये 0.7 mm का एलोंगेशन है। ये 0.7 mm का एलोंगेशन है। ये दोनों का मिला के, थोड़ा कॉपर लेंथ बढ़ता है, थोड़ा स्टील का वायर का भी लेंथ बढ़ता है, तो दोनों मिलाकर 0.7 mm का लेंथ बढ़ जाता है। तो बताना है कि ये लोड का वैल्यू कितना है। ठीक है, कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, फिगर समझ में आ गया, आप आगे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या बताए, इन दोनों वायर पे ये जो लोड है बराबर है। लोड मतलब कितना, फोर्स बराबर है, दोनों में फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर है। ठीक है, क्या दे रखा हम लोग करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, ये इस तरह से लिखते हैं। तो स्ट्रेस, देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू y यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग अलग अलग लेते हैं। जैसे पहला जो है हमारा कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर पे स्ट्रेस कितना लगेगा, क्योंकि ये जो लोड है ये स्ट्रेस ही कहलाता है। लोड मतलब फोर्स पर एरिया इज कॉल्ड लोड, स्ट्रेस।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस निकालते हैं, इस पे भी वही स्ट्रेस लग रहा है दोनों पे, तो अलग अलग करके लेते हैं। तो स्ट्रेस ऑन कॉपर, कॉपर पे कितना होगा, तो वाई यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू चेंज इन लेंथ इन कॉपर स्मॉल एल ऑफ कॉपर अपन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हम लोग लिख दिया ये। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। इसी तरह से लेते हैं स्ट्रेस ऑन स्टील वायर, स्टील, तो क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील। यहाँ पे कॉपर डालूं, ये कॉपर है, ये स्टील है। कितनी बात सुन में, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों पे स्ट्रेस बराबर ही है, ठीक है, ज़ाहिर है सेम बॉडी लटका हुआ है तो दोनों पे सेम स्ट्रेस लगेगा, तो स्ट्रेस दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है इस दोनों का बराबर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा, वाई सी स्मॉल एल सी अपॉन कैपिटल एल सी इज इक्वल टू वाई एस स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एल एस, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ पे एल सी अपॉन एल एस ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ लिख देता हूं मैं, एल सी स्मॉल एल सी, ये वाला स्मॉल एल, ये स्मॉल एल सी एस, ये एस था, ये वाला टर्म को इधर लेके आ गया और इन सब को उधर लेके जाते हैं, तो क्या होगा, ये आएगा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, ये स्टील वाला आ गया, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इसके नीचे चला जाएगा, और फिर इनटू ये जो एल सी था नीचे था ऊपर चला जाएगा, एल सी अपॉन एल एस, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये स्मॉल चेंज यानी चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन चेंज इन लेंथ इन स्टील का रेशियो आ जाएगा ये। ठीक, अब हम इसका वैल्यू डाल देते हैं। ठीक, तो इसका यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दे रखा, देखिए ये दे रखा 2 × 10⁻11, ये वैल्यू दे रखा है ये। इसका कॉपर का कितना दे रखा है, 1.110⁻11, ये दे रखा है ये। और ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, ये कॉपर का ओरिजिनल लेंथ 2.2, ये है ना कॉपर का 2.2 है ये, और सिल्वर का स्टील का 1.6 है। 10⁻11 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, ये डेसिमल से हटाएंगे तो ये डेसिमल हट के इसको काट देते हैं, तो 11 2 × 22 चला जाएगा ये। ठीक, और यहाँ से डेसिमल अगर कट करते हैं तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो ये कट होके ये कितना आ जाएगा, 40/16, ये एल सी अपॉन एल एस स्मॉल एल। ठीक है, ये 40 हो गया, 8 5 ज़ा 8 2 ज़ा, तो एल सी अपॉन एल एस इज इक्वल टू 5/2, या एल सी जो होगा 5/2 एल एस के बराबर होगा। ये हमारा एक रिलेशन आएगा एल एस, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर एंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील में जो है ये इस तरह से रिलेशन आ जाएगा एक। कितनी बात सुन में, हमें ये भी पता है कि चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील कितना है, 0.7 mm है। ये मिलीमीटर में दे रखा है, ये दे रखा ना मिलीमीटर में, ये दे रखा हमारा। ये जो है 5.2, ये 2.5 भी लिख सकते हैं, 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, और 2 से डिवाइड कर 2.5 LS इसके बराबर है ये, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो LC को हटा कर यहाँ से देखिए, यहाँ LC को हटा कर लिखिए 2.5 LS प्लस LS इज इक्वल टू 0.7, ये मिलीमीटर में आएगा ये आ जाएगा, दोनों को प्लस कर 3.5 LS आ जाएगा इज इक्वल टू 0.7। देखिए ये 2.5 है, ये 1 है,
तो 2.5 1 3.5 हो गया। ये एल एस इज इक्वल टू 0.7 अपॉन 3.5। ठीक, ये डेसिमल कट गया तो ये इस तरह से आ गया, ये डेसिमल कट के, तो एल एस इज इक्वल टू 1/5 आएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा। और इसको बोल सकते हैं एल एस इज इक्वल टू 0.2। तो एलोंगेशन इन स्टील वायर कितना हो गया, 0.2 मिलीमीटर। स्टील वायर में एलोंगेशन जो हो रहा है वो 0.2 मिलीमीटर हो रहा है। फिर स्टील वायर में, कॉपर वायर में कितना हो रहा होगा, हम लोग यहाँ डाल देते वैल्यू इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपर वायर में एलोंगेशन इन कॉपर वायर, तो ये दे रखा है 2.5 इंटू, ये इस फॉर्मूला में ले रहे हैं, एल एस का वैल्यू डाल देते हैं, एल एस का वैल्यू 0.2 डाल दिया। कितनी बात सुन में? तो देखो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर, जब इसको मल्टीप्लाई करते ये 0.5 आ जाएगा ये। ठीक है, एम एम। तो ये एलसी में आ गया हमारा एलोंगेशन इन कॉपर वायर में 0.5 mm आ गया, स्टील वायर में 0.2 mm आ गया, मिलीमीटर आ गया। एलोंगेशन समझ में आ गया, ये कहाँ पे कितना एलोंगेट हुआ। अब इसको थोड़ा सा लिख लिए, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये नोट कर लिए। मैं इसके आगे बताता हूँ, लोड निकालना है तो लोड कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। इसे मैं मिटाता हूँ, ये सब वैल्यू तो नोट कर लिए, फिर जरूरत पड़ेंगे अभी। अब हम लोग लोड निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग लोड निकालेंगे, यानी कितना फोर्स लग रहा है। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, y इज इक्वल टू ये समझ में आया। यंग मॉडल जो ना स्ट्रेस अपन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अगर निकालना चाहे तो इसको इधर कर दिया, y इंटू स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए कर दिया स्ट्रेस को। फोर्स लेना चाहते ए को इधर कर लिया, तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यंग मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हमारा फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए वैल्यू है। अब यहाँ पे जो एरिया है, अगर मान लो किसी, दोनों वायर है, दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, देख रहे ना, ये 0.3 मिलीमीटर दे रखा है, 3 मिलीमीटर दे रखा है इसका डायमीटर। तो इसका रेडियस निकाल लेंगे, तो ये एरिया निकालते हैं तो कैसे आएगा, ये यहाँ पे लेते हैं इसके आगे, एफ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। पाई के वैल्यू तो जानते ही हम लोग, 22/7 ये आ जाएगा। इसका आर कितना हो जाएगा, जो डायमीटर उसका आधा हो जाएगा, तो 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। ये mm में है, मिलीमीटर में है, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी बात सुन में, तो 1.5 ये मिलीमीटर में था, मीटर में कर लिया, इतना कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया। ये तो रेडियस होगा 1.5, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। यंग मॉडुलस का जो वैल्यू दे रखा था, अगर हम लोग मान लो किसका ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि रेडियस तो दोनों का बराबर है, चाहे स्टील लो चाहे कॉपर लो, दोनों का बराबर है। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि किसका ले। अगर मान लो हम लोग कॉपर का ले, स्टील का भी ले सकते हैं, मगर हम लोग कॉपर का लेते हैं, तो ये कॉपर ले लिया, ये कॉपर ले लिया, ये कॉपर ले लिया। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना है, ये दे रखा कॉपर का, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का दे रखा हमारा ये 1.1 10⁻11। एलोंगेशन इन कॉपर कितना था, 0.5 mm, वहाँ पे लिखा था ना, मैंने कहा था मिट जाएगा तो नोट कर लो, तो 0.5 था, ये 0.5 mm में था। अब इसको भी मीटर में करेंगे, तो मीटर में करेंगे तो 10⁻³ से इस तरह से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा ऊपर का। कॉपर का ओरिजिनल लेंथ कितना है, ये 2.2 मीटर है ये, तो ये 2.2 मीटर में ठीक है, ऐसा ही रहेगा ये। कितनी बात सुन में, ये हमारा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, फोर्स कितना आ रहा है या कितना फोर्स लग रहा है, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में,
इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते, देखिए ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे हटा के एक ऊपर में 10 ले लेते हैं, यहाँ 10 ले लिया तो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया ये। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना होगा 2.25 10 टू द पावर -6, इसका वैल्यू हो गया ये 1.1, ये आएगा 10 टू द पावर 11 और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द -4 लिख सकते हैं इसको। देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये डेसिमल था ना तो नीचे 10 कर दिया, 10 नीचे आया तो वो ऊपर लेगा तो माइनस में आ गया ये। ठीक, और ये हमारा 10 था तो ये 10 हमारा है ही है अपॉन 7 है। कितनी बात सुने, तो देखिए प्लस का पावर यहाँ पे 1 का पावर है, प्लस का ये 11 है 12 हो गया, प्लस का पावर ये 6 है, ये 4 है 10 हो गया, तो प्लस के 2 पावर बचेंगे, प्लस के 2 पावर बचेंगे, बाकी ये नंबर बचेंगे। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा हमारा, पहले तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2.25 1.15 फिर ये 10 टू द पावर 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अगर हम लोग 5 से करते हैं तो ये 11 है, 11 5 जा 55, 5.5 हो जाएगा, फिर 5.5 से इसको करेंगे तो ये 225 यानी लगभग 11 के आसपास आएगा, 11 के आसपास 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 से जब डिवाइड करेंगे 11 को मान लेते हैं तो 1.6 के आसपास आएगा। तो इसका जो फोर्स का वैल्यू दे रखा है 1.768 10 टू द पावर 2 न्यूटन। ठीक है, और ये 10 टू पावर 2 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 176.8 न्यूटन। तो इतना न्यूटन का लोड लग रहा है यानी फोर्स लग रहा है। ठीक, यही हमें आंसर बताना था, कैलकुलेट द लोड। तो ये लोड आ गया यानी कितना फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स होता ना m इंटू जी, ये इस पे जो ये मास था ना तो जितना मास था जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स के बराबर होगा। तो ये फोर्स 176.8 न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक, कहाँ कहाँ समझ में कहाँ कहाँ नहीं आया। एक अच्छा सवाल था, ये 2 वायर एक साथ थे और उसके हिसाब से कैसे हमने अलग अलग एलोंगेशन निकाला हम लोगों ने, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, उसके बाद फिर कैसे यूज किया है। अच्छा सवाल है, नोट कर लिए, आगे कराता हूँ मैं फिर। ये अगला सवाल दे रखा है, ये अगला सवाल दे रखा, क्या दे रखा है, द मैक्सिमम स्ट्रेस that can be applied to a material of a wire used to suspend an elevator is 1.3 × 8 Newton per meter square. If the mass of elevator is 900 kg and it moves up with an acceleration of 2.2 meter per second square, what is the minimum diameter of the wire? ये सवाल दे रखा, क्या है ये, जैसे एक एलिवेटर तो देखा होगा, जैसे जितने फ्लैट बनते हैं ना तो फ्लैट में आजकल लिफ्ट लगते हैं, बगैर लिफ्ट का कोई फ्लैट नहीं है, इसलिए कि ऊपर चढ़ने के लिए, आने जाने के लिए ओल्ड एज भी होती है तो स्टेयर से चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एलिवेटर बहुत ज़रूरी है हर जगह। तो ये एक एलिवेटर है, ये बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, और ये जो है एक रूप होता है और ये एक रोलर के साथ ऐसे इसमें लगा होता है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। हम लोग इसमें जाते आते हैं, जैसे लिफ्ट के ये दरवाज़ा है, अंदर जाते आते ये ऊपर नीचे करता है। तो ये जो लिफ्ट है, ये इसका जो मास है ये 900 kg का है। ठीक, और यहाँ पे जो है ये लिफ्ट जो है ना ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो रूप है ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये इतना 1.3 मैक्सिमम स्ट्रेस जो है ये कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये 1.3 10 टू द पावर 8, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ये बर्दाश्त कर, इससे ज़्यादा नहीं वरना टूट जाएगा। ठीक, अब ये इतना बर्दाश्त कर सकता, तो ये जो वायर है
जिस पे ये लटका हुआ है एलिवेटर, इस वायर का मिनिमम कम से कम कितना डायमीटर होना चाहिए? उससे ज़्यादा हो ठीक है, लेकिन कम से कम कितना मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, ये पूछा है। मिनिमम डायमीटर कम से कम कितना डायमीटर हो, उससे ज़्यादा हो कोई बात नहीं, मगर उतना पतला, कितना पतला वायर होगा तो काम चल जाएगा ये। ठीक है, सवाल समझ में आइए। आगे चले हम लोग। जब भी कभी कोई बॉडी ऊपर जाता है, मूव करता है एक्सेलरेशन से, तो उसका जो अपरेंट वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। पढ़ा तो होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, ये ऊपर नीचे जब मूव करते हैं तो जब ऊपर की तरफ जाता है, कोई एक्सीलरेट करता है तो उसका अपरेंट वेट ज़्यादा लगने लगता है, या कभी नीचे आते हैं तो एक्सीलरेट करके तो उसका अपरेंट वेट कम हो जाता है, या फ्री फॉल में हमारा वेट कितना हो जाता है, 0। पढ़ा तो होगा वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो अपरेंट वेट होगा, चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो G प्लस ए हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। apparent weight, elevator moving up, weight is equal to m G प्लस ए, ये प्लस हो जाता है। कितना वेट होगा, वेट को हम लोग फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फोर्स भी बोलते हैं। तो ये वेट करिए, ये फोर्स कहिए, ये इसका, तो इस पूरे एलिवेटर का कितना वेट होगा उस वक्त। यहाँ पे मास कितना दे रखा है इसका, 900 kg का दे रखा है। जी का वैल्यू कितना, 9.8, और ये एलिवेटर मूव कर रहा है 2.2 से। एलिवेटर का एक्सेलरेशन है 2.2, ये दे रखा ना। ये 900 को इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800, इतना न्यूटन का वेट आ जाएगा ये। ठीक है, 12 9 108 होता, 2 0 लगा दिया ये। तो इतना फोर्स लग रहा है, या इस पे लोड लग रहा है, यानी कि इधर से वेट लग रहा है ये इस पे। अब इस रोप को, इतना वेट को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना डायमीटर होना चाहिए। अब आगे चलते हम लोग। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता ना हमारा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये 10800, और एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, तो हमने स्ट्रेस का ये फॉर्मूला लिखा। अब हमें आर चाहिए, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा, जिस वक्त मैक्सिमम स्ट्रेस होगा उस वक्त रेडियस कम से कम कितना होना चाहिए, आर मिनिमम कितना होना चाहिए। ये आर मिनिमम कर लिया हमने। आर मिनिमम को इधर कर लेते हैं, ये मैक्सिमम स्ट्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, आर मिनिमम को इधर करते हैं, स्ट्रेस को इधर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आर मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 10800 अपॉन पाई, और यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दिया। ठीक, यहाँ पे जो है 10800, पाई का वैल्यू 3.14 आ गया। अब मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा हमारा 1.3 × 10⁸। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आर मिनिमम स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा वैल्यू 0.2645 10⁻⁻⁴ मीटर। ये आर मिनिमम इसका स्क्वायर आएगा। अगर हम स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा, तो आर मिनिमम जो होगा इसका रूट आएगा 0.2645 10⁻⁻⁴ का, तो ये आ जाएगा 0.5124 10⁻²। ये 4 था ना, माइनस में -2 हो गया, तो ये हमारा रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अगर हमें डायमीटर लेना है तो ट्वाइस ऑफ आर मिनिमम कर लेंगे, तो 2 × 0.5124 10⁻⁻² मीटर।
ठीक है ना, ये मीटर में आएगा। इसको फर्दर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.04 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया में आए। तो ये जो रेडियस था इसका डबल कर दिया, रेडियस था 0.5124 10⁻², इसको डबल कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.048 10⁻² मीटर। यानी इस रूप का कम से कम डायमीटर इतना होना चाहिए। अगर मैं मिलीमीटर, ये तो मीटर में दे रखा है, अगर मैं इसको मिलीमीटर में कर दूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो डायमीटर कितना आना चाहिए, 10.48 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में इतना आना चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यानी अगर हमें एलिवेटर को इतना स्पीड से ऊपर ले जाना है तो इतना इसका डायमीटर कम से कम होना चाहिए, जो इतना स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेगा। 1.3 10/8 न्यूटन स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो लिफ्ट बनते हैं फ्लैट में, ऐसा नहीं कि रैंडम लगा लेते हैं, उसमें देखा जाता है कि एक लिफ्ट में कितने लोग जा सकते हैं और किस एज ग्रुप के जा सकते हैं, कितना मैक्सिमम उसमें ले जाना है ऊपर। वरना पता चला कि ज़्यादा ओवरलोड कर दिए तो पता चला पीछ पे टूट के गिर ही गया, फिर कई लोग मर जाएंगे उसमें, जो अक्सर हो जाता है अक्सर। तो वो जो रोप लगता है, वो जो खींच के ले जाता है, पूरा लिफ्ट को ऊपर ले जाता है, नीचे लाता है, ऊपर लाता है, नीचे लाता है, तो उसमें भी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लगता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक की प्रॉपर्टीज को यूज करके ही वो बनाया जाता है। तो बहुत ही कॉमन यूज में है। कितना समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको।